व्यापार की कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है समुद्र के किनारों से, जहाँ शायद पहली बार इंसानों ने एक दूसरे से कुछ लेन देन किया होगा। लेकिन सोचिए, ये एक सीधा साधा लेन देन आज एक ऐसे जटिल आर्थिक संघर्ष में कैसे बदल गया, जहाँ देश एक दूसरे पर टैरिफ नाम के हथियार चलाते हैं। चलिए इस पूरे सफर को जरा करीब से समझते हैं। आज से हजारों साल पहले ग्रीक दार्शनिक यूरिपिडीज ने समुद्र को कुछ ऐसा ही देखा था। मतलब एक ऐसी जगह जो सब कुछ शुद्ध कर देती है, जो दुनिया को जोड़ती है। उनके लिए समुद्र सिर्फ पानी का एक बड़ा सा भंडार नहीं था, बल्कि एक ऐसा जरिया था जहां अलग अलग दुनियाएं मिलती थीं और नए नए विचार पैदा होते थे। पर जो समुद्र लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था, वही टकराव की वजह भी बन गया। देखिए, जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसे कंट्रोल करने और उससे पैसा कमाने की इच्छा भी बढ़ने लगी। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। तो पहला अध्याय, तट, यानी दुनिया का सबसे पहला ग्लोबल हाईवे। हजारों हजारों सालों तक दुनिया के ये जो तटीय इलाके थे, यही खोज और व्यापार के शुरुआती पॉइंट्स थे। यहीं से इंसानियत पहली बार एक दूसरे से जुड़ी। समुद्री व्यापार कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये तो उतना ही पुराना है जितनी कि हमारी सभ्यता खुद। चाहे वो चीन की डोंगियां हों या फिर सिंधु घाटी के नाविक, शुरुआती सभ्यताओं ने समुद्र का इस्तेमाल जरूरी चीजों के लेन देन के लिए खूब किया। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये तो इंसानी जुड़ाव का पहला चैप्टर था। लेकिन एक मिनट, ये समुद्री रास्ते सिर्फ तांबा, लकड़ी या मसाले नहीं ढो रहे थे। इनके साथ साथ विचार, भाषाएं और नई नई टेक्नोलॉजी भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही थी, और इसने उस प्राचीन दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, वस्तु विनिमय से सीमा कर तक। तो जैसे ही व्यापार बढ़ा, वो पैसे का एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया। और देखें, जहां पैसा होता है वहां सरकारें और साम्राज्य उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों में एक ही आइडिया पनप रहा था, जैसे मेसोपोटामिया का निशातुम और रोमन साम्राज्य का पोर्टोरिया। नाम भले ही अलग अलग थे, लेकिन आइडिया एक ही था, अगर व्यापार करना है तो एक फीस देनी होगी। वैसे क्या कभी सोचा है कि ये टैरिफ शब्द आया कहां से? इसकी जड़ें जुड़ी हैं अरबी शब्द तारीफ से, जिसका मतलब होता है जानकारी या नोटिफिकेशन। होता यह था कि अरब व्यापारी बॉर्डर पर अपने सामान की एक लिस्ट यानी तारीफ अधिकारियों को देते थे, और धीरे धीरे यही शब्द यूरोप में टैरिफ बन गया। है ना दिलचस्प? शुरू में तो मामला बहुत सीधा साधा था। टैरिफ का एक ही मकसद था, सरकार की तिजोरी भरना। ये कोई आर्थिक हथियार नहीं था, बस पैसा कमाने का एक जरिया था। अध्याय 3, जब टैरिफ हथियार बन गए। लेकिन बहुत जल्द टैरिफ का मकसद पूरी तरह बदल गया। अब वो सिर्फ टैक्स नहीं रहे, बल्कि अपने देश के उद्योगों को बचाने के लिए विदेशी सामान के खिलाफ एक दीवार बन गए। और ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ था। इसको समझने के लिए ब्रिटेन के कैलिको एक्ट्स का उदाहरण सबसे अच्छा है। जब भारत और चीन से सस्ता और बढ़िया कपड़ा ब्रिटेन के बाजारों में पहुंचने लगा, तो वहां की सरकार ने अपने लोकल उद्योग को बचाने के लिए इन पर लगभग बैन ही लगा दिया। इसी को कहते हैं संरक्षणवाद, मतलब अपने बाजार को बाहरी कंपटीशन से बचाना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की ये जो कोशिश है, क्या ये कभी-कभी इतनी भारी पड़ सकती है कि देश अनजाने में खुद को और पूरी दुनिया को एक बड़े संकट में डाल दे? चलिए साल 1930 में चलते हैं। अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन की चपेट में था। अपने किसानों और उद्योगों को बचाने की एक आखिरी कोशिश में अमेरिकी सरकार ने स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट पास कर दिया। इसने हजारों विदेशी चीजों पर टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। और इसका नतीजा बेहद विनाशकारी था। दुनिया भर के देशों ने इसका जवाब दिया और उन्होंने भी अपने अपने टैरिफ बढ़ा दिए। देखते ही देखते ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ गया, और परिणाम दुनिया भर के व्यापार में 66% की जबरदस्त गिरावट आई। मतलब बचाने की कोशिश में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही जाम हो गई। इस एक कदम ने पहले से चल रही मंदी को और भी ज्यादा गहरा और लंबा बना दिया, और दुनिया को एक कड़वा सबक सिखाया कि हद से ज्यादा संरक्षणवाद सबके लिए खतरनाक है। अध्याय 4, दुनिया नए नियम लिखती है। 1930 के दशक की उस तबाही के बाद दुनिया भर के नेताओं को ये तो समझ आ गया कि भाई कुछ तो बदलना पड़ेगा। एक और ग्लोबल ट्रेड वॉर ना हो, इसके लिए नियमों का एक नया सिस्टम बनाना ही होगा। और इसी सोच से 1947 में जन्म हुआ गैट का, यानी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल लेकिन क्रांतिकारी था। कोई भेदभाव नहीं,
मतलब अगर आप एक देश को व्यापार में कोई छूट देते हैं तो आपको वो छूट सभी सदस्य देशों को देनी होगी। अध्याय 5 आज की लड़ाई। ये सारी ऐतिहासिक बातें हमें सीधे आज के एक बहुत बड़े व्यापारिक विवाद पर ले आती हैं, अमेरिका बनाम भारत, और खासकर खेती किसानी के सेक्टर में। देखिए, भारत के इस रुख को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1960 के दशक में जब अमेरिका ने खाने पीने की चीज़ों को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, तो भारत ने एक बहुत कड़वा सबक सीखा और कसम खाई कि वो खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करके रहेगा। वो अनुभव आज भी भारत की नीतियों में झलकता है। अब ये मुद्दा भारत के लिए इतना अहम क्यों है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देश की लगभग 45% आबादी की रोजी रोटी सीधे सीधे खेती पर निर्भर करती है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। यहाँ सीधी सीधी आर्थिक हकीकत सामने है। अमेरिकी सब्सिडी की वजह से वहाँ का मक्का भारतीय मक्के से काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर भारत अपने बाजार पूरी तरह खोल दे तो हमारे किसान कीमत के मामले में मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर भारत का जो रुख है वो कई वजहों पर टिका है। पहला, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी बचाना। दूसरा, जीएम फसलों से जुड़ी चिंताएं। तीसरा, कुछ सांस्कृतिक मामले। और सबसे ऊपर, इतिहास का वो कड़वा सबक जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आज की स्थिति एक तरह से एक गतिरोध वाली है। एक तरफ अमेरिका है जो अपने कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार चाहता है, और दूसरी तरफ भारत है जो अपने सबसे संवेदनशील क्षेत्र को हर हाल में बचाना चाहता है। यह इतिहास और राष्ट्रीय जरूरतों का एक क्लासिक टकराव है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। समुद्र ने व्यापार के जरिए दुनिया को जोड़ा था, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या व्यापार को कंट्रोल करने और एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की हमारी ये आदत आखिर में हमें एक दूसरे से अलग कर देगी? इसका जवाब ही तय करेगा कि भविष्य में दुनिया एक दूसरे का कितना साथ देगी।